हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर शासन प्रणाली को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। शासन प्रणाली नोट्स। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वहीं इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसा शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिकतम लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को प्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिसमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इनके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उनके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्य में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुसार आवश्यक कानून बनाते
हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल हैं। भारत एक गणतंत्र है। इनका आवश्यक है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वेयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघ कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वेयर का है। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। प्रश्न को उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोच्च रूप से परिभाषित करता है? तो आपका हो जाता है आंसर ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिनकी एक संगठित सरकार है। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निर्वाचित संप्रभु व्यक्ति के समुदाय से है, जिनकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रभुत्व तत्व हैं व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांत वाला भूभाग एवं संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू व बाह्य नियंत्रण के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इनके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य शब्द को सर्वोच्च रूप से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आपका हो जाएगा आंसर सी, संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य 3 तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। भारत की संप्रभुता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर केवल 1 हो जाएगा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इनके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इनके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्रता और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो आपका हो जाएगा आंसर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें
जिसमें आपका हो जाएगा आंसर बी, सरकार सदस्य के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसद के किसी भी देश से पहले हो गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा त्रिसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? पहला देख लेते हैं। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 1 और 2 दोनों। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिनके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्माण में उच्च न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 445 के 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145 के 3 में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उनका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अध्यादेशात्मक सरकार।
अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 के 3 में संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो आपका हो जाएगा, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये सही हो जाएगा। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2। अनुच्छेद 75 के 5 में उल्लेखित है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के 3 में इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपका हो जाएगा आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है,
अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर ए राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, चलिए देख लेते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही हो जाएगा। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही हो जाएगा। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही हो जाएगा। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये सही हो जाएगा। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही हो जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही हो जाएगा। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्व के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है। भारत में विधि का शासन है, यह गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगठन लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो आपको हो जाएगा आंसर ए भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार को स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसे सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकार के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है।